वेतन से आय शीर्षक के इस 20वें भाग में आपका पुनः स्वागत है। इस भाग में हम कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधियों के आयकर से संबंधित प्रावधानों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्रोविडेंट फंड स्कीम इज ए सेविंग डिवाइस इन द हैंड्स ऑफ सैलरीड क्लास. It is a retirement benefit scheme. Under this scheme, a stipulated sum is regularly deducted from the salary of the employee as his contribution towards the fund. The employer also generally contributes a similar amount out of his pocket to the fund. The employer's and employee's contribution are together invested in such fund. Interest earned thereon is also credited to the fund of the employee. Thus, Provident Fund scheme is a great media to initiate the mobilize small savings to a large scale. On termination of service or retirement, employee receives the whole accumulated fund subject to certain conditions. Hence, Provident Fund has four components, that is, employer's contribution, employee's contribution, interest on employer's contribution, and interest on employee's contribution. Provident fund is of four types, that is, number 1 statutory provident fund, number 2 recognized provident fund, number 3 unrecognized provident fund, and number 4 public provident fund. प्रोविडेंट फंड के द्वारा कर्मचारी अपने भविष्य के लिए कुछ बचाता है। प्रोविडेंट शब्द का अर्थ होता है भविष्य के लिए प्रबंध करना। प्रोविडेंट फंड योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन में से प्रत्येक माह एक निश्चित राशि काटकर इस फंड में जमा कर दी जाती है। नियोक्ता भी एक निर्धारित रकम उसमें जमा करवाता है। इसके पश्चात यह राशि बैंक, पोस्ट ऑफिस अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दी जाती है। कर्मचारी के नौकरी छोड़ने पर अथवा अवकाश ग्रहण करने पर इसमें एकत्रित राशि ब्याज सहित उसको दे दी जाती है। दुर्भाग्यवश यदि सेवा काल में उसकी मृत्यु हो जाती है तो यह रकम उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को दे दी जाएगी। नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले प्रोविडेंट फंड 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वैधानिक प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड. Statutory Provident Fund is set up under the provisions of the Provident Fund Act 1925. Government and semi-government organizations, local authorities, railways, universities, and recognized educational institutions maintain statutory provident fund. ये वे प्रोविडेंट फंड होते हैं जो प्रोविडेंट फंड अधिनियम 1925 के अंतर्गत रखे जाते हैं। साधारणतया ये सरकारी संस्थाओं, अर्ध सरकारी संस्थाओं, स्थानीय सत्ताओं, विश्वविद्यालयों आदि में रखे जाते हैं। नंबर 2 रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, RPF. The Provident Fund scheme is framed under the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, hereinafter referred to as PF Act. The PF Act covers any establishment employing 20 or more persons. However, any establishment employing less than 20 persons can also join. The scheme provided employer and employee both agree to do so. Further, if an employer creates his own scheme for provident fund, then he can do so subject to recognized from the Commissioner of Income Tax.
आयकर अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं के अंतर्गत आयकर कमिश्नर द्वारा प्रमाणित प्रोविडेंट फंड इस श्रेणी में आते हैं। आयकर कमिश्नर उन्हीं प्रोविडेंट फंड्स को प्रमाणित करता है जो आयकर अधिनियम की चौथी सूची के भाग अ में दिए गए नियमों को पूरा करते हैं। ये फंड व्यापारिक कंपनियों एवं संस्थाओं में रखे जाते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत रखे गए भविष्य निधि खाते इस श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार की भविष्य निधि बैंकों, बीमा कंपनियों, उद्योगों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए रखी जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत जहां 10 अथवा अधिक कर्मचारी कार्य करते हों वहां पर इस भविष्य निधि के अनुसार प्रोविडेंट फंड को मेंटेन किया जाना अनिवार्य है, परंतु स्वैच्छिक रूप से यह वहां पर भी लागू हो सकता है जहां पर कर्मचारियों की संख्या 10 से कम हो। नंबर 3, unrecognized provident fund. If a provident fund scheme is created by an employer which is not recognized by the Commissioner of Income Tax, then such fund is known as unrecognized provident fund. वे प्रोविडेंट फंड जो वैधानिक प्रोविडेंट फंड अथवा प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की श्रेणी में नहीं आते, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड माने जाते हैं। हम इसे अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि ये वो प्रोविडेंट फंड है, ये वो भविष्य निधि है जिसे आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है। साधारणतया ये फंड छोटे स्तर पर व्यापार करने वाली निजी संस्थाओं द्वारा रखे जाते हैं। नंबर 4, पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF. The central government has established a fund for the benefit of public to mobilize personal savings. Any member of the public, whether salaried or self-employed, can contribute to the fund by opening a provident fund account at any branch of the State Bank of India or its subsidiaries or other specified bank. केंद्रीय सरकार ने आम जनता के फायदे के लिए एक व्यक्तिगत बचत योजना प्रारंभ की है। इसका नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड जरूर है, परंतु इसका वेतन से आय शीर्षक से कोई लेना देना नहीं है। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा अधिसूचित बैंक में खोला जाने वाला एक खाता है जो केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत खोला जाता है। यह वेतनभोगी और गैर वेतनभोगी कोई भी व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। Even a salaried employee can simultaneously become a member of Employees Provident Fund, whether statutory recognized or unrecognized, and Public Provident Fund. कहने का अर्थ है कि एक वेतनभोगी कर्मचारी अपने सामान्य भविष्य निधि खाता, जो चाहे वैधानिक भविष्य निधि हो, प्रमाणित भविष्य निधि हो या अप्रमाणित भविष्य निधि हो, के साथ साथ पब्लिक प्रोविडेंट फंड का सदस्य भी बन सकता है। एनी अमाउंट इन मल्टीपल्स ऑफ ₹5 subject to minimum of ₹500 and maximum of ₹1,50,000 per annum may be deposited in this account. इस खाते में ₹5 के गुणकों में न्यूनतम ₹500 से अधिकतम ₹1,50,000 तक की प्रतिवर्ष राशि जमा करवाई जा सकती है। Interest is credited every year but payable only at the time of maturity. प्रत्येक वर्ष इसमें ब्याज जमा किया जाएगा, परंतु उसका भुगतान केवल मैच्योरिटी पर ही दिया जाएगा, अवधि पूर्ण होने पर ही दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस खाते में
अर्जित किया गया ब्याज पूर्णतः करमुक्त होता है धारा 10 उपधारा 11 के अनुसार। हम इसे नाम के कारण पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यहाँ पर जानकारी के लिए इसे प्रोविडेंट फंड के टाइप्स में सम्मिलित करते हैं, अन्यथा इसका वेतन शीर्षक से कोई लेना देना नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड इन इनकम टैक्स एक्ट। अब हम आयकर अधिनियम में विभिन्न प्रकार के भविष्य निधियों के कर से संबंधित प्रावधानों को विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। कर्मचारियों पर कर लगाने के लिए अथवा उनको छूट देने के लिए आयकर अधिनियम में जो प्रोविडेंट फंड से संबंधित भिन्न भिन्न नियम बनाए गए हैं, उनका अध्ययन करने के लिए हम 4 शीर्षक में डिवाइड करते हैं ताकि इन कराधान से संबंधित नियमों को आसानी से समझा जा सके। नंबर 1 कर्मचारी का अंशदान, नंबर 2 नियोक्ता का अंशदान, नंबर 3 प्रोविडेंट फंड में प्रतिवर्ष जमा होने वाला ब्याज और नंबर 4 अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाली एकत्रित राशि, यानी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट एंड लम्प सम विड्रॉवल। और ये सभी हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक भविष्य निधि, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित भविष्य निधि, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित भविष्य निधि के संबंध में बात करेंगे और पीपीएफ के बारे में केवल रेफरेंस के लिए बात की जाएगी। पहले हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, ब्याज, ये सब क्या होता है। कर्मचारी का अंशदान। यद्यपि यह राशि कर्मचारी के वेतन में से काट ली जाती है और उसे नकद प्राप्त नहीं होती, परंतु यह उसके द्वारा प्राप्त की गई ही मानी जाती है। अतः कुल आय की गणना करते समय यह राशि कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित रहनी चाहिए। यानी अगर उसे घटाकर आपको प्रश्न में दिया गया है तो उसे पुनः जोड़ दें। यह वेतन का भाग होती है। उदाहरण के लिए यदि एक कर्मचारी का वेतन 1 लाख रुपया है और उसमें से 10% भविष्य निधि के लिए काटा जाता है तो उसे वास्तव में प्राप्त राशि होगी 90,000 रुपये, परंतु कर योग्य राशि वेतन के नाम से 1 लाख रुपया ही मानी जाएगी। कर्मचारी द्वारा दिए गए योगदान को इसमें से घटाने की आवश्यकता नहीं है। नियोक्ता का अंशदान। नियोक्ता के अंशदान के संबंध में यह देखा जाता है कि कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं। वैधानिक प्रोविडेंट फंड में तथा प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान किसी भी दशा में वेतन में सम्मिलित नहीं होगा। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में योगदान नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक होने पर आधिक्य को वेतन में सम्मिलित किया जाएगा। प्रोविडेंट फंड में प्रतिवर्ष जमा होने वाले ब्याज के बारे में। इस ब्याज के संबंध में यह देखा जाता है कि इसे कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं। वैधानिक प्रोविडेंट फंड एवं अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में प्रतिवर्ष जमा होने वाले ब्याज को किसी भी दशा में कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, परंतु प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की दशा में यदि एकत्रित धनराशि पर ब्याज 9.5% से अधिक हो तो उस आधिक्य की राशि को कर्मचारी के कर योग्य वेतन की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाली एकत्रित राशि। इस राशि के संबंध में यह देखा जाता है कि इसे कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं।
हम इसे पुनः समझने का प्रयास करते हैं। यदि इन प्राप्त राशियों को वेतन में सम्मिलित करना है यानी वो कर योग्य है, और सम्मिलित नहीं करना है यानी वो कर से मुक्त है। वैधानिक प्रोविडेंट फंड की दशा में कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने पर अथवा नौकरी न करने पर इस फंड में से प्राप्त राशि हर दशा में कर मुक्त होती है और इसे वेतन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड की दशा में यह राशि उस सीमा तक कर मुक्त होती है जबकि कर्मचारी ने अपने नियोक्ता के यहाँ नौकरी छोड़ने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की लगातार सेवा की हो। 5 वर्ष से कम सेवा करने पर भी इस फंड से प्राप्त राशि कर मुक्त हो सकती है, बशर्ते कि कोई कर्मचारी किसी ऐसी कारण से नौकरी छोड़ता है जो उसके नियंत्रण से बाहर है, जैसे किसी नियोक्ता का व्यापार बंद हो जाए। कर्मचारी प्रमाणित फंड की दशा में 5 वर्ष पूर्व स्वेच्छा से नौकरी छोड़ देता है तो प्राप्त राशि पर निर्धारित विधि के अनुसार कर लगाया जाएगा। परंतु कर्मचारी दूसरे नियोक्ता के नौकरी प्रारंभ कर देता है और उसके पहले वाले नियोक्ता द्वारा रखे गए प्रमाणित प्रोविडेंट फंड से जितनी शेष राशि उसके व्यक्तिगत खाते में है वह दूसरे नियोक्ता द्वारा रखे गए प्रमाणित भविष्य निधि में हस्तांतरित कर दी जाती है, तो इस प्रकार हस्तांतरित की गई रकम पर कर नहीं लगेगा। एवं इसके साथ ही जब दूसरे मालिक की नौकरी छोड़ी जाएगी उस समय 5 वर्ष की अवधि की गणना करते समय पहले नियोक्ता के यहाँ की गई नौकरी की अवधि को भी सम्मिलित किया जाएगा। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड की दशा में एकत्रित राशि में नियोक्ता के अंशदान एवं ब्याज को कर्मचारी के वेतन में सम्मिलित किया जाता है। कर्मचारी के अंशदान को कभी भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा और कर्मचारी के अंशदान पर प्राप्त ब्याज को अन्य स्रोतों से आए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में शीर्षक में कर लगाया जाएगा। वेतन से आशय। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड संबंधी नियमों में वेतन के प्रतिशतों का प्रयोग किया गया है। यहाँ वेतन से आशय उस वेतन से है जिसमें महंगाई भत्ता शामिल है, यदि नौकरी की शर्तों में ऐसा करना स्वीकृत हो, यानी सेवानिवृत्ति लाभों में सम्मिलित किया जाने वाला महंगाई भत्ता सम्मिलित किया जाएगा, परंतु अन्य कोई भत्ता अथवा अनुलाभ सम्मिलित नहीं होंगे। यदि किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा की गई बिक्री पर निश्चित प्रतिशत की दर से कमीशन दिया जाता है तो कमीशन की राशि को भी इस आशय के लिए वेतन माना जाएगा। ट्रांसफर्ड बैलेंस, हस्तांतरित शेष। यदि कोई नियोक्ता अपने प्रमाणित प्रोविडेंट फंड को कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स द्वारा अनुमोदित करवा लेता है तो ऐसा अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड अनुमोदन की तिथि से प्रमाणित प्रोविडेंट फंड मान लिया जाएगा। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड के प्रमाणित फंड हो जाने पर उसमें जमा राशि का कुछ भाग प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में हस्तांतरित कर दिया जाता है, उसे हस्तांतरित शेष कहा जाता है। हस्तांतरित शेष का केवल उतना भाग ही कर योग्य होता है जो इस अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड को प्रारंभ से प्रमाणित माने जाने की दशा में प्रत्येक वर्ष कर योग्य होता। आयकर अधिकारी बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों के तहत प्रत्येक वर्ष के लिए ऐसी राशियों की गणना करेगा और फिर उनका योग करेगा। इस प्रकार ज्ञात की गई राशि कर्मचारी द्वारा उस गत वर्ष में प्राप्त मानी जाएगी जिस वर्ष अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड को प्रमाणित किया जाता है, तथा उसी वर्ष की कर्मचारी की आय की गणना में सम्मिलित कर लिया जाएगा। इस राशि के अलावा जो राशि शेष बच जाती है वह कर मुक्त होती है, परंतु भूतकाल में कर्मचारी द्वारा दिए गए कर के संबंध में अन्य कोई छूट वापसी के रूप में या अन्य किसी रूप में नहीं दी जाएगी। अर्थात पिछले वर्षों के कर्मचारी के अंशदान के संबंध में धारा 80C अथवा धारा 88 प्रभाव में नहीं रहे कि कटौती नहीं दी जाएगी। इस फंड को प्रारंभ से ही प्रमाणित माने जाने पर जो कर योग्य राशियां होगी वो इस प्रकार होगी।
प्रत्येक वर्ष के लिए नियोक्ता के अंशदान का वह भाग जो कर्मचारी के वेतन के 12% से अधिक हो। गत वर्ष 96-97 तक के लिए यह राशि 10% थी तथा प्रत्येक वर्ष के लिए जमा किए गए ब्याज का वह भाग जो कर मुक्त सीमा अर्थात 9.5% से अधिक हो। गत वर्ष 2000-2001 तक के लिए यह 12% था। यदि अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान प्रमाणित के लिए निर्धारित कर मुक्त प्रतिशत से अधिक नहीं था तथा जमा ब्याज प्रमाणित प्रोविडेंट फंड के लिए कर मुक्ति की निर्धारित सीमा 9.5% या 12% जो भी हो से अधिक नहीं था, तो हस्तांतरित शेष का कोई भी भाग कर योग्य नहीं होगा। अब हम इन सभी प्रावधानों को जो थ्योरी के रूप में हम डिस्कस कर चुके हैं, संक्षिप्त में एक तालिका में पढ़ने का प्रयास करेंगे। वैधानिक प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड, अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड। हम यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में कॉलम जरूर बना रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में, यानी नियोक्ता के अंशदान के बारे में। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड नॉट टैक्सेबल, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड exempted up to 12% of salary. Here salary means basic salary plus DA as per terms of employment plus commission as a fixed percentage of sale. और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी यह नॉट टैक्सेबल की श्रेणी में आ रहा है। यानी नियोक्ता का अंशदान वैधानिक प्रमाणित भविष्य निधि में कर योग्य नहीं है। प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन के 12% से अधिक होने पर कर योग्य है, और यहाँ वेतन का अर्थ है मूल वेतन, सेवा शर्तों के अधीन मिलने वाला महंगाई भत्ता और बिक्री पर निश्चित प्रतिशत के रूप में दिया जाने वाला कमीशन। अप्रमाणित भविष्य निधि में भी नियोक्ता के योगदान को कर योग्य नहीं बनाया गया है। एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, कर्मचारी का अंशदान, एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। कर्मचारी यदि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई भी प्रकार का योगदान देता है तो धारा 80C के तहत उसे छूट मिलेगी, और यह वेतन का भाग होता है और वेतन के भाग के रूप में ही कर योग्य होता है। और यही नियम अप्रमाणित भविष्य निधि पर भी लागू होगी। वह भी वेतन का भाग होगा और वेतन के रूप में ही कर योग्य होगा, परंतु इस पर धारा 80C के तहत छूट प्राप्त नहीं होती है। ब्याज, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जमा होने वाला ब्याज कर से मुक्त होता है। कोई भी प्रकार की राशि कर योग्य नहीं होती। प्रत्येक वर्ष जमा होने वाला ब्याज 9.5% की दर से कर मुक्त होगा। उससे अधिक के यदि जमा किया जाता है तो वह कर योग्य होगा। अप्रमाणित भविष्य निधि में जमा किया जाने वाला ब्याज कर योग्य नहीं है। लमसम विड्रॉवल, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। वैधानिक भविष्य निधि में कोई भी प्रकार की राशि कर योग्य नहीं होगी। प्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि भी कर योग्य नहीं होगी, परंतु इन सबसे संबंधित जो नियम है जिनके विस्तार से हम व्याख्या कर चुके हैं उनको ध्यान में रखना होगा। और अप्रमाणित भविष्य निधि से प्राप्त राशि कर योग्य होगी। नियोक्ता का अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज, वेतन शीर्षक से आय में जिस गत वर्ष में अप्रमाणित भविष्य निधि से राशि प्राप्त होगी वह कर योग्य होगी, परंतु कर्मचारी का स्वयं का अंशदान जो प्राप्त होगा वह कर योग्य नहीं होगा, क्योंकि उस पर वेतन के भाग के रूप में प्रत्येक वर्ष पहले से ही कर लग चुका है। लेकिन इस पर इकट्ठा हुआ ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी अन्य स्रोतों से आय शीर्षक में
कर योग्य होगा, जिसका विस्तार से विवरण हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में करेंगे। तो सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि किसी भी कर्मचारी को यदि वैधानिक प्रोविडेंट फंड में किसी भी स्टेज पर, चाहे कर्मचारी द्वारा योगदान देने पर, नियोक्ता द्वारा योगदान देने पर, प्रत्येक वर्ष ब्याज जमा होने पर या सेवानिवृत्ति पर राशि प्राप्त होने पर कभी भी कर योग्य नहीं होगा। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में यदि कर लगाने की बात होगी तो वह केवल सेवा काल के दौरान, वह भी नियोक्ता का अंशदान यदि 12% से अधिक हो और जमा ब्याज 9.5% से अधिक हो तो अधिक राशि को कर योग्य बनाएंगे। लेकिन इस भविष्य निधि से नियमानुसार सेवानिवृत्ति पर प्राप्त राशि पर कोई कर लगाने का प्रावधान नहीं है और विशेष परिस्थितियों में भी 5 वर्ष से कम सेवा काल होने पर भी इस भविष्य निधि से प्राप्त राशि कर मुक्त होगी। अन्य दशाओं में 5 वर्ष से कम अवधि के लिए सेवा काल होने पर यह राशि कर योग्य हो जाएगी। अप्रमाणित प्रोविडेंट फंड में सेवा काल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं लगाया जाएगा, परंतु यदि सेवानिवृत्ति पर इस भविष्य निधि से कोई राशि प्राप्त होती है तो कर्मचारी के अंशदान तक प्राप्त राशि कर मुक्त होगी, क्योंकि पूर्व में कर लग चुका है। ब्याज की राशि अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी, लेकिन नियोक्ता का संपूर्ण अंशदान और उस पर जमा ब्याज की राशि जो कर्मचारी को प्राप्त हुई है वह संपूर्ण राशि एक साथ कर योग्य होगी। अंत में नोट ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ सच कन्वर्जन, एसएससी कैन नॉट क्लेम रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). जब कर्मचारी का हस्तांतरित शेष यानी जो अप्रमाणित भविष्य निधि प्रमाणित भविष्य निधि बन जाती है तो कर्मचारी को धारा 89(1) के तहत राहत नहीं दी जाएगी। ऐसा आयकर अधिनियमों के प्रावधानों में किया गया है। धन्यवाद।